हेलो एवरीवन, नमस्कार दोस्तों। वेलकम टू ट्रू आईएएस एंड पीसीएस। कंटिन्यू करते हैं दोस्तों अपनी डिस्कशन को। आज के लेक्चर में दोस्तों हम बात करेंगे डिक्लाइनिंग चाइल्ड सेक्स रेशियो के बारे में। सबसे पहले देखो दोस्तों, मैंने आपको प्रीवियस लेक्चर में ये बताया था, यहाँ पर जो बात दे रखी है सेक्स रेशियो की, इधर जो टेक्स्ट में आपके गिवन है, दैट इज रिलेटेड टू सेंसस 2011। और सेंसस 2011 के अकॉर्डिंग हम लोगों ने बात करी थी नॉर्मल सेक्स रेशियो की। यहाँ पर हमने सेक्स रेशियो के अंदर कोई कैटेगराइजेशन नहीं करी थी कि हम एडल्ट सेक्स रेशियो की बात करें। जब सेक्स रेशियो नॉर्मल गिवन होता है तो समझ जाया करो वी आर टॉकिंग अबाउट एडल्ट सेक्स रेशियो। लेकिन आज के लेक्चर में जो हम पढ़ने वाले हैं वो हम पढ़ने वाले हैं चाइल्ड सेक्स रेशियो। अब सेक्स रेशियो का मतलब तो वही रहेगा कि नंबर ऑफ फीमेल्स, रेशियो क्या है, नंबर ऑफ फीमेल्स इज टू नंबर ऑफ मेल्स का, और ये चीज़ देखी जाती है 1000 में से। मतलब तो यही रहेगा कि कितनी फीमेल्स हैं यहाँ पर हर 1000 मेल्स में से। लेकिन चाइल्ड सेक्स रेशियो के बारे में हम पढ़ने वाले हैं, तो उसके अंदर हम एडल्ट के अंदर क्या करते हैं, हम ना कोई एज फैक्टर को नहीं लेते हैं, एक एज नंबर को नहीं लेते हैं। हम यहाँ पर ऐसा नहीं बोलते हैं दैट दिस इज़ 0 to 45 ईयर्स या फिर दिस इज़ 5 to 50 ईयर्स। हम इस प्रकार के नंबर के बारे में बात नहीं करते हैं। लेकिन चाइल्ड सेक्स रेशियो में जब वर्ड ही हमारे सामने गिवन है चाइल्ड, तो डेफिनेटली हमें नंबर के एज के फैक्टर को कंसिडर करना ही पड़ेगा, ठीक है। लेकिन उसके अलावा मैं आपको ये चीज़ बताना चाहता था दोबारा ये वाला पेज दिखाकर कि ये सेंसस 2011 के अकॉर्डिंग जो सेक्स रेशियो में बताया गया था, वो बताया गया था कि इंडिया का सेक्स रेशियो की जो ये सिचुएशन है ये इम्प्रूव हो रही है। 940 फीमेल्स इज़ टू 1000 मेल्स हैं करेंटली। और मैंने इसके अंदर एक इम्प्रूवमेंट भी आपको दिखाई थी थ्रू नेशनल फैमिली हेल्थ सर्वे एडिशन 5, जहाँ पर नंबर जो हैं वो 1000 से ज़्यादा निकल कर आते हैं ऑफ फीमेल्स और उनका रेशियो विद रिस्पेक्ट टू 1000 मेल्स, ठीक है। यहाँ पर याद रखना सेंसस 2011 में यहाँ पर जो हमने बात करी थी वो एडल्ट सेक्स रेशियो के बारे में बात करी थी, यानी कि नॉर्मल सेक्स रेशियो। नॉर्मल सेक्स रेशियो मतलब यहाँ पर सारे के सारे मेल्स इररिस्पेक्टिव ऑफ देयर एज, सारे के सारे फीमेल्स इररिस्पेक्टिव ऑफ देयर एज, उनके रेशियो को निकाला जाता है। हर 1000 मेल में से कितनी फीमेल पॉपुलेशन जो है वो अवेलेबल हैं एक कंट्री के अंदर, ठीक है। वो सेक्स रेशियो आप उसको कह लो या फिर आप उसको कह सकते हो एडल्ट सेक्स रेशियो। यहाँ पर हम बात करने वाले हैं चाइल्ड सेक्स रेशियो के बारे में और उसके डिक्लाइनिंग ट्रेंड के बारे में। अब हेडिंग में ही आ गया डिक्लाइनिंग ट्रेंड। तो सेंसस 2011 के अकॉर्डिंग, इसको प्रीवियस वाले सेंसस के डेटा से कंफ्यूज मत कर लेना अपने आप को। यहाँ पर सेंसस 2011 में बात करी जा रही है सेक्स रेशियो की, लेकिन ऐसे वैसे सेक्स रेशियो की नहीं, चाइल्ड सेक्स रेशियो की। और जैसा कि मैंने आपको बताया था, जब वर्ड चाइल्ड आ जाता है तो हमें एज फैक्टर को भी कंसिडर करना पड़ेगा। तो यहाँ पर बात करी जा रही है 0 से लेकर 6 ईयर्स तक। 0 ना बोलकर अगर हम बोले बर्थ से 6 साल तक का रेशियो निकालेंगे हम कि हमारी टोटल पॉपुलेशन में कितनी फीमेल्स होती हैं, मतलब बच्चियाँ, विद रिस्पेक्ट टू उनका रेशियो क्या है नंबर ऑफ मेल्स। ये 1000 में से ही निकाला जाएगा। बस डिफरेंस यहाँ पर ये है कि इस बार हम फीमेल्स और मेल्स के बारे में जो कुछ भी पढ़ रहे हैं वो हमें कंसिडर करना है विद रिस्पेक्ट टू देयर एज फ्रॉम बर्थ टू 6 ईयर्स, ठीक है। ये वाली चीज़ आप याद रखना। तो सेंसस 2011 के आंकड़े हमें ये शो करते हैं कि चाइल्ड सेक्स रेशियो डैट इज परसेंट, मतलब पॉपुलेशन हु इज इन द एज ग्रुप ऑफ 0 to 6 ईयर्स, यहाँ पर इसका एक डिक्लाइनिंग ट्रेंड है, ठीक है। डिक्लाइनिंग ट्रेंड कैसे है, प्रीवियस सेंसस की बात करते हैं। साल 2001 के सेंसस के अकॉर्डिंग जो चाइल्ड सेक्स रेशियो था हमारे देश में, इट वॉज 927 फीमेल्स पर 1000 मेल्स। तो ये इम्प्रूव होना चाहिए। लेकिन 10 साल बाद सेंसस 2011 हमें ये कहता है, ठीक है, ये हो गया
927 फीमेल्स पर 1000 मेल से गिरकर 919 फीमेल्स पर 1000 मेल्स साल 2011 में। तो यानी कि ये चीज़ ये शो करता है कि पहले साल 2001 के अंदर द चाइल्ड सेक्स रेशियो वॉज 927 फीमेल्स पर 1000 मेल्स। ये ज़्यादा होना चाहिए था, बढ़ना चाहिए था नंबर, तभी तो एक अच्छा सिनेरियो हमें देखने को मिलेगा। लेकिन ये नंबर हो गया 919 फीमेल्स पर 1000 मेल्स साल 2011 के अंदर, और ये सिनेरियो था साल 2001 के अंदर। यानी कि साल 2001 का जो सिनेरियो था, जो उसकी पिक्चर थी, इट वाज मच बेटर एज कंपेयर टू साल 2011 की पिक्चर ऑफ चाइल्ड सेक्स रेशियो। ठीक है, अब इसके रीजंस क्या हैं? रीजंस आप जानते हो, रीजन आप बना भी सकते हो, लेकिन हम एक बार इसका अंग्रेजी अनुवाद पढ़ लेते हैं प्रॉपर तरीके से। ऐसा कोई भी रीज़न नहीं है जो आपको पता नहीं होगा। हाँ, एक चीज़ यहाँ पर आएगी, इसके बारे में मैं डिटेल तरीके से आपसे बात करूँगा। परचेजिंग ऑफ ब्राइड्स, ये क्या होता है? ये फिनोमेना शायद से आपने सुना नहीं होगा, और सुना भी होगा तो आपको इसके शायद से डिटेल्ड एस्पेक्ट नहीं पता होंगे। कि आप कहोगे परचेज ऑफ ब्राइड्स क्या होता है? अगर कोई लड़की का बाप अगर दहेज दे रहा है लड़के वालों को, तो क्या उसको भी परचेज ऑफ ब्राइड्स कहते हैं? फिर परचेज ऑफ ब्राइड एक ऑल टुगेदर डिफरेंट फिनोमेना होता है। तो दोस्तों, ये ऑल टुगेदर डिफरेंट फिनोमेना होता है। डाउरी का एस्पेक्ट यहाँ पर आता है, लेकिन डाउरी देना परचेज ऑफ ब्राइड नहीं होता, ये दूसरी चीज़ होती है। ठीक है, मतलब बहुओं को खरीदना। अब ये कैसे होता है, ये अभी मैं थोड़ी देर के अंदर आपको बताऊंगा। तो सम ऑफ द रीजंस इसके पीछे क्या है कि चाइल्ड सेक्स रेशियो हमारे देश में एक डिक्लाइनिंग ट्रेंड पर क्यों है। एक तो सबसे प्राइमरी रीज़न है निग्लेक्ट ऑफ गर्ल चाइल्ड। अब ये जो निग्लेक्शन है ना गर्ल चाइल्ड की, यहाँ पर निग्लेक्शन का मतलब ऑब्वियस ही बात है, ऐसा तो नहीं होगा कि वो पैदा हो गई है उसके बाद निग्लेक्ट करा जा रहा है। अगर पैदा हो गई है तो फिर तो वो चाइल्ड सेक्स रेशियो के अंदर काउंट मानी जाएंगी। यहाँ पर जब पता लग गया है किसी को कि लड़की पैदा हो गई है, तो उसे या तो मार देना, या फिर अगर गर्भवती महिला और ये पता लग गया कि लड़की पैदा होने वाली है, तो उसे कोक के अंदर मार देना। उसके लिए अंग्रेजी में दो टर्म यूज़ करे जाते हैं। एक का नाम होता है फीमेल फीटिसाइड, और एक का नाम होता है फीमेल इन्फेंटिसाइड। आकांक्षा, क्या आप मुझे फ़र्क समझा सकते हो कि दोनों में क्या फ़र्क है, फीमेल इन्फेंटिसाइड और फीमेल फीटिसाइड वर्ड में? बताओ क्या फ़र्क होता है फीमेल इन्फेंटिसाइड और फीटिसाइड टर्म्स में? नहीं, क्या इन्फेंटिसाइड बोल रहे हो और फीटिसाइड? गलत है मयूर। आकांक्षा, आप बताओ। रिया, आप बताओ। यस, यस, डेथ हो नहीं जाए, डेथ करवा दी जाती है। ठीक है, जानबूझ के जब आप मारते हो कोख में किसी एक बच्चे को, स्पेशली गर्ल गर्ल चाइल्ड को, हाँ एबॉर्शन करवा दिया, एबॉर्शन ही है। अब ऑब्वियस ही बात है, किसी जैसे नर्स ने किसी ने बोल दिया। वैसे तो आप ये सब चीज़ें जानते होगे मयूर कि ये सब अब इलीगल है इंडिया के अंदर, कोई नहीं बता सकता, और हॉस्पिटल बंद हो जाएगा, डॉक्टर को जेल हो जाएगी, नर्स को इसके रिपरकशंस भुगतने पड़ेंगे, उसको भी जेल हो सकती है। लेकिन फिर भी काफ़ी लोग बहुत सारे तिकड़म से पता लगा लेते हैं। फॉर एग्जांपल, मतलब मान लो कि अपन सारे लोग एक ही फैमिली का पार्ट है, ठीक है, और रिया जो है हमारी फैमिली के अंदर डॉक्टर है, सबकी डिलीवरी वगैरह वही करवाती है सारी लेडीज़ की हमारी फैमिली के अंदर। तो ऑब्वियस ही बात है, आप मयूर, आप ऑब्वियस ही बात है, हम रिया से तो पूछेंगे ही ना कि क्या है, लड़का है कि लड़की है। ठीक है, तो बहुत बार ये चीज़ मतलब कानूनी तौर से इलीगल है, लेकिन लोग जुगाड़ वगैरह करके पता फिर भी लगवा लेते हैं। मैं ये नहीं कह रहा कि बहुत कॉमन है जुगाड़ करके पता लगवाना, मतलब करोड़ों में से किसी एक दो को पता लग जाता है, 10 लाख 1 लाख में से इक्के दुक्के को पता लग सकता है, कुछ तिकड़म लगा कर, कुछ जुगाड़ करवा कर। लेकिन खामियाजा तो इसका फिर लड़कियों को भुगतना पड़ सकता है ना। तो फिर क्या है, जैसे किसी को पता लगा और कोई नैरो पेरोकियल माइंडसेट की कोई फैमिली है, किसी के सास ससुर, किसी लड़की के किसी औरत के सास ससुर या उसका हस्बैंड जो है वो बहुत पेरोकियल माइंडसेट या नैरो माइंडसेट का है, बहुत बैकवर्ड माइंडसेट का है, तो वो ये कहेंगे लेट्स अबॉर्ट द चाइल्ड। और जबकि आप जानते हो कि गर्ल का होना, गर्ल चाइल्ड का होना, या फिर
बॉय के बर्थ के लिए इट इज़ नॉट द एग और ओवम ऑफ फीमेल विच डिसाइड्स के गर्ल होगी कि बॉय होगा. इट इज़ एक्चुअली द स्पर्म ऑफ मेल विच डिसाइड्स. लेकिन ये जागरूकता नहीं है किसी को, तो लोग जो हैं वो दोगलापन करके, मतलब जागरूकता ही नहीं है तो एक तरीके से दोगलापन ये करके कि ज्ञानी नहीं है, गंवार हैं, तो सास ससुर मिलके और हस्बैंड की सहमति से लड़की को कोख में मार दिया जाता है अगर पता लग जाए कि लड़की पैदा होने वाली है. और उसका एक ईजी तरीका होता है थ्रू एबॉर्शन. तो ये तो हो गया फीटिसाइड, फीटस जब है, ठीक है, कोख में जब वॉर्म में जब बच्चा अभी पनप रहा है वो फीटस होता है ना. और इन्फेंटिसाइड का मतलब क्या होता है? 0 to 2 ईयर्स वाली बात नहीं है मयूर, जो आप यहाँ पर कह रहे थे. हम यहाँ पर इन्फेंट की बात नहीं कर रहे. इन्फेंटिसाइड जैसे सुसाइड वर्ड है ना, वैसे एक इन्फेंटिसाइड है कि पैदा हुआ कोई बच्चा, पता लगा कि वो लड़की है, पैदा होने के साथ ही उसको मार दिया गया. ठीक है. और इस रियलिटी को हाईलाइट करने के लिए बहुत साल पहले एक चैनल चलता था, मुझे नहीं पता, मैं टीवी बहुत सालों से नहीं देखी मैंने. एक चैनल आता था कलर्स नाम का. कलर्स पर एक सीरियल आता था लाडो. ठीक है. उसके अंदर ये वाली चीज़ जो है ये दिखाई गई थी. ठीक है. लाडो नाम का एक सीरियल आता था, हरियाणा के ऊपर बेसिकली बेस्ड था. तो इसके अंदर ये जो कैरेक्टर थी इनका नाम था अम्मा जी. ठीक है. ये देखो लिखा भी हो कलर्स टीवी. तो यहाँ पर ये चीज़ दिखाई गई थी कि कैसे यहाँ पर फीमेल इन्फेंटिसाइड और उससे भी ज़्यादा फीमेल फीटिसाइड और उससे भी ज़्यादा फीमेल इन्फेंटिसाइड जो है वो कैसे होती है हमारे देश में अलग अलग कोनों में छुप छुपा कर गाँव में. और कैसे एक औरत की दुश्मन होती है. मतलब ये घर की पुरखा थी, ये घर की दादी अम्मा थी, खुद भी लेडी हैं, खुद एक औरत है, लेकिन उसके बावजूद भी शी वॉज रिस्पॉन्सिबल कि फैमिली में कोई भी लड़की पैदा नहीं होनी चाहिए. इनका ऐसा वर्चस्व था. तो इस सोशल रियलिटी के ऊपर, क्योंकि आप लोग दोस्तों जानते हो कि सीरियल्स हमेशा या मूवीज़ हमेशा वो बनती हैं जो ऑडियंस के साथ रियलिटी के साथ कनेक्ट कर सकें. अब आज के टाइम में मतलब ये चीज़ साइकोलॉजिकल है. मतलब मैं आपको बता रहा हूँ कि शायद से आपने सुना हो उसके बारे में, शायद से ना सुना हो अगर आप आज के ज़माने के ज़्यादा हो. लेकिन ये चीज़ें जो होती हैं हमेशा, अब ये सीरियल आज हो सकता है कि फेमस ना हो क्योंकि आज सारी चीज़ें बहुत ज़्यादा स्ट्रिक्ट हो गई हैं और इन्फेंटिसाइड और फीटिसाइड के केसेस हमें देखने को मिलते हैं, लेकिन कम देखने को मिलते हैं. अब जैसे आज के समय में कोई सीरियल बने या कोई पिक्चर बने सती प्रथा के ऊपर, तो वो पिक्चर फेल हो जाएगी, वो सीरियल फेल हो जाएगा. आज के ज़माने में जिस तरीके से जो जेनजी जनरेशन लाइक करती है मूवीज़ और वेब सीरीज़ वगैरह, तो अच्छी जो मूवीज़ होती हैं जिसके अंदर बाबूजी का रोल निभाते थे आलोकनाथ जी, विवाह जैसी अच्छी मूवीज़ जहाँ पर शादी का एक दृश्य बहुत अच्छी तरीके से, अरेंज मैरिज का दृश्य बहुत अच्छी तरीके से दिखाया जाता है. ऐसी मूवीज़ जहाँ पर कोई नंगापन नहीं है, कोई चुम्मा चाटी नहीं है, कोई कपड़े नहीं उतार रहा है, कोई गंदे सीन्स नहीं है, लेकिन ऐसी मूवीज़ बने ना भी आज के ज़माने में तो वो फ्लॉप हो जानी है क्योंकि ऑडियंस को वो चीज़ पसंद नहीं आएगी और डायरेक्टर और प्रोड्यूसर की पूरी मेहनत जो है वो बेकार हो जाएगी. तो हमेशा चीज़ें वक्त और ज़माने के साथ वही बनती हैं जो ऑडियंस के साथ, उनकी फीलिंग्स के साथ, कंटेम्प्रेरी सिनेरियो के साथ, उनकी लाइफस्टाइल के साथ और जो कुछ कल्चर में चल रहा होता है उसके साथ कनेक्ट कर सके. ठीक है. तो ये चीज़ है. तो इन्फेंटिसाइड है कि पैदा होने के बाद ही आपने इमीडिएटली एक लड़की को मार दिया. ठीक है. तो निग्लेक्शन ऑफ गर्ल चाइल्ड दो फॉर्म में देखने को हमें मिलती है. एंड लो चाइल्ड सेक्स रेशियो का और भी कारण होते हैं. ठीक है. एक तो है घर परिवारों में अगर सन को लेकर प्रेफरेंस है. ठीक है. और ये अगर बिलीफ है घर परिवार वाले लोगों की, एक बैकवर्ड सोच है कि इट इज़ ओनली द सन, बेटा होगा तो वो माँ बाप की चिता को आग देगा, लास्ट राइट्स परफॉर्म करेगा, यानी कि माँ बाप की चिता को आग देगा. बेटी नहीं दे सकती लड़कियाँ क्योंकि शमशान घाट नहीं जाती हैं. और जो लीनेज है और जो इनहेरिटेंस है, जो मतलब ख़ानदान को आगे चलाने के लिए जो पूरी की पूरी जो जड़ है और जो सारी माँ बाप की जो प्रॉपर्टी है वो मेल लाइन के थ्रू ही रन हो सकती है. अब कई लोग बच्चे पे बच्चे इसलिए भी पैदा करते चले जाते हैं, मतलब मरने के बाद आपको क्या पता कि क्या आप पीछे छोड़कर जा रहे हो. आपके जो
औलाद है वो कितनी नालायक है, बेटा पैदा होगा तो पता चला पूरा साम्राज्य डुबाते। लेकिन लोगों की सोच ना ऐसी है कि लोग ना अपना एक इमेजिनरी टेंशन का सिनेरियो बना लेते हैं। जैसे दो हस्बैंड, मतलब एक हस्बैंड एक वाइफ है, ये कपल है, ठीक है, दो लोग हैं। अब क्या है कि इनके डॉटर हुई एक, और ये हैं मिश्रा जी, ठीक है, और इनकी बीवी। अब मिश्रा जी को ये टेंशन है कि मेरी बेटी हुई, फिर से इन्होंने ट्राई करा, फिर से एक बेटी हुई, फिर से इन्होंने ट्राई करा, फिर से एक बेटी हो गई, फिर से इन्होंने ट्राई करा और फिर से एक बेटी हो गई। अब 3-4 बच्चे से ज़्यादा करना आज के ज़माने में अच्छा तो नहीं लगता है, लेकिन ये फिर भी करते रहेंगे बच्चे पैदा, क्योंकि इनको लगता है कि एक बेटा होना चाहिए, अदरवाइज हमारे मिश्रा सरनेम की लेगेसी को फिर कंटिन्यू कौन करेगा। हमारा मिश्रा खानदान तो इन्हीं 4 बेटियों के साथ, जो हमारा नाम है, जो हमारा खानदान है, फिर तो वो ख़त्म हो जाना है, लेगेसी को कोई आगे बढ़ाने के लिए रहेगा ही नहीं। अब सोचो ज़रा, मतलब इन्होंने तो दुनिया से चले जाना है, इनकी श्रीमती जी ने दुनिया से चले जाना है, बीवी ने, लेकिन फिर भी इंसान की सोच उसको, एक इमेजिनरी सोच उसको किस हद तक कष्ट दे सकती है कि इनको रातों को नींद नहीं आ रही है, यार बेटा नहीं हो रहा है, और उसके लिए नुस्खे टोने टोटके और पता नहीं क्या क्या लोग अपनाते हैं। और ये चीज़ आप दंगल मूवी से देख सकते हो, इमेजिन कर सकते हो कि उनका मतलब आमिर खान कोशिश करता है, जिसने आमिर खान ने जिस कैरेक्टर का, मतलब वो जिसका कैरेक्टर निभा रखा है, परफॉर्म कर रखा है, महावीर सिंह फोगाट, है ना, जिसकी बेटियां दोनों रेसलिंग में गोल्ड मेडलिस्ट हैं, गीता बबीता फोगाट। तो वहाँ पर वो बेटा इसलिए करना चाहता था क्योंकि बार बार उसकी बेटियां हो रही थी। हालांकि उसका पर्पस अलग था कि वो देश को ओलंपिक में रेसलिंग में गोल्ड मेडल दिलाना चाहता था, लेकिन मतलब प्रेफरेंस सन की जो है, वो कई जो गवार लोग होते हैं उनकी ऐसी सोच होती है कि मतलब हमारी फिर लेगेसी को, हमारे नाम को, हमारी विरासत को फिर आगे कैरी फॉरवर्ड कौन करेगा, अगर हमारे बेटा नहीं हुआ तो, बेटी होती रही तो। फिर लोगों का ये भी मानना रहता है अगर बेटे होंगे तो दे विल लुक आफ्टर देयर पेरेंट्स इन द ओल्ड एज। और पता चला एक कपल के 2 बेटियां हैं, बहुत अच्छी हैं, बहुत गुणवती हैं, बेटा होने के बाद माँ बाप के जीवन में एक ऐसा मंजर आ गया कि ये सोच रहे थे कि बुढ़ापे में इनकी सेवा करेगा, लेकिन वो उनको वृद्धाश्रम छोड़ाया जाकर। और एक सोच ये कि मैन जो हैं दे आर द ब्रेड विनर्स, आगे चलकर बेटा होगा तो बुढ़ापे में कमा कर लेकर आएगा और हम बैठ के खाएंगे। और पता चला बेटे की बहू ऐसी एनाकोंडा कोबरा टाइप की आई कि उसने कलेश करवा के हस्बैंड को भड़का के माँ बाप को घर से बाहर निकलवा दिया। सिनेरियो तो क्योंकि दोनों चीज़ों के है ना, लेकिन फिर भी बेटा 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 बेटा, ये जो उसकी भूख होती है ना बेटे 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 की, ये लोगों को चैन से जीने नहीं देती हिंदुस्तान में, स्पेशली जो गवार होते हैं, बैकवर्ड मेंटेलिटी के होते हैं, और जो पढ़े लिखे गवार भी होते हैं वो भी। ठीक है, कि बेटा तो यार एक होना चाहिए, बेटी पैदा हो गई तो पता चला शक्ल बन गई, बेटे को उतना जितना प्यार मिल रहा उतना बेटी को नहीं मिल रहा। और ये कहीं ना कहीं ये वाली चीज़ें डॉटर को, अगर उनके घर में अगर ऐसे सिनेरियो चलता है तो ये डॉटर्स को फील हो जाती है। और एक औरत की सबसे बड़ी दुश्मन होती है, जो कि मैंने आपको बता रहा था, वो भी इन सब चीज़ों के लिए रिस्पॉन्सिबल होती है। घर की दादी, घर की दादी जो होगी, या जो घर की कोई पुरखा होगी जो सबसे मतलब डिसीजन मेकर है, अगर वो औरत है तो वो खुद एक लेडी है, लेकिन हमेशा वो अपने बहू से ये एक्सपेक्ट करेगी कि जनरली बेटा ही होना चाहिए। और ऐसा ना रूरल एरियाज़ में बहुत देखा जाता है हमारे देश में। तो ये सारे फैक्टर्स की वजह से, और ये सारे फैक्टर्स आप कनेक्ट कर भी पा रहे होगे, और आप ये जानते हो कि हिंदुस्तान की वास्तविकता है जिसको आप डिनाई नहीं कर सकते। यहाँ पर मैं कोई आपके परिवार के ऊपर, अपने परिवार के ऊपर बात नहीं कर रहा हूँ। हमारे परिवार जो हैं वो अच्छे हैं परिवार, आपके परिवार भी बहुत अच्छा होगा, वहाँ पर ऐसी मेंटेलिटी नहीं होगी। लेकिन यहाँ पर हम ओवरऑल इंडियन फैमिलीज़ का एक एवरेज निकाल कर बात कर रहे हैं कि जर्नली बहुत सारी जगहों पर ऐसा होता है, और ये सोच आज भी चलती है कि बेटा क्यों होना चाहिए। ठीक है, उसके बाद फीमेल फीटिसाइड और इन्फेंटिसाइड के पीछे जो प्रमुख कारण होते हैं, वो ऐसा भी होता है कि कई लोगों को ये लगता है कि यार बेटियां अब हो गई हैं, अब यार ज़िंदगी भर यार एक एक पाई इनके लिए जोड़नी पड़ेगी, क्योंकि
कल को लड़के वाले पता नहीं कितनी भारी भरकम दहेज की जो है वो डिमांड करें, तो ये हमारे लिए बोझ है और बोझ बन सकती हैं आगे जाकर। तो इनको या तो जब जो वाइफ है किसी की, तो उसको गर्भवती जब वो है और पता लग गया कि बेटी होने वाली है, तो तभी मार दिया जाए उस बेटे को, या पैदा होने के बाद मार दिया जाए। और पैदा होने के बाद जैसे लाडो सीरियल में दिखाया जाता था कि मतलब उसका तरीका क्या होता है जनरली सीरियल में, मतलब रियलिटी ही दिखाई जाती थी। अब आप मारोगे कैसे उसको, क्या मतलब चाकू से मारोगे, तलवार से मारोगे, काटोगे? तो उसको भी मारने का तरीका, मतलब लोगों को देखो डर भी लगता है भगवान से, तो मारने का तरीका भी देखो प्रॉपर रिचुअल्स के साथ वो परफॉर्म करते हैं। इतने हरामजादे होते हैं कुछ कुछ लोग। तो वो कढ़ाई में दूध भरकर, नॉर्मल दूध, मतलब ये कोई खौलता हुआ दूध और ठंडे दूध की मैं बात नहीं कर रहा, नॉर्मल दूध एक बड़ी सी कढ़ाई में भरकर उसमें जिंदा कोई बच्ची है जो बेटी है उसको छोड़ देते थे। और थोड़ी देर में, जैसे कि आप अगर किसी पानी या नदी में डूब कर मर जाओ, वैसे ही वो भी उस दूध की कढ़ाई में छोटी सी बच्ची डूब कर मर जाती है। तो ये तरीका होता था फीमेल इन्फेंटिसाइड का। ठीक है। अब यहाँ पर कुछ कुछ फैमिली जो नॉर्म्स होते हैं वो भी रिस्पॉन्सिबल होते हैं लो चाइल्ड सेक्स रेशियो के पीछे। तो स्मॉल फैमिली नॉर्म्स कपल्ड विद, अगर उसको मिक्स, कपल्ड विद का मतलब होता है अगर फैमिली नॉर्म्स को अगर मिक्स कर दिया जाए विद ईजी अवेलेबिलिटी ऑफ, मतलब एक तो घर परिवार के अंदर सोच ऐसी, एक तो फैमिली नॉर्म्स ऐसे हैं कि बेटा होना चाहिए, बेटी नहीं पैदा होनी चाहिए, ऊपर से लोगों के पास अगर इजी अवेलेबिलिटी हो, जुगाड़ कर कर या अप्रोच लगाकर वो सेक्स डिटरमाइन कर ले थ्रू वेरियस टेस्ट, तो ये भी एक तरीके से कैटलिस्ट की तरह काम करता है। कैटलिस्ट का मतलब ये होता है को, जैसे कैटलिस्ट ना वैसे एक साइंस का एक चीज़ होती है, मतलब साइंस में लेबॉर्ट्रीज में ये चीज़, ये जो टर्म है यूज़ करी जाती है। कैटलिस्ट मतलब कोई भी एक ऐसी चीज़ को आप कहते हो साइंस में, पहले मैं आपको बताता हूँ, जिसकी वजह से कोई भी जो रिएक्शंस होते हैं, साइंटिफिक रिएक्शंस होते हैं, वो ना फास्ट बन जाते हैं, वो फास्ट बन जाते हैं। हालांकि कैटलिस्ट जो होता है साइंस की फील्ड में नेगेटिव पॉजिटिव दोनों हो सकता है, वो रिएक्शन को फास्ट भी बना सकता है, रिएक्शन को स्लो भी कर सकता है। कोई भी चीज़ जो कि मतलब नॉर्मल किसी चीज़ की अगर स्पीड चल रही है ऐसे 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 करके, और उसको जल्दी 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 स्पीड में कन्वर्ट कर दे कोई भी ऐसी चीज़, उसको हम कैटलिस्ट कहते हैं। प्रोवोकिंग फैक्टर को आप कैटलिस्ट समझ सकते हो नॉर्मली डिक्शनरी मीनिंग में, अगर आपको साइंस के साथ इस वर्ड को कनेक्ट नहीं करना है तो फैमिली नॉर्म अगर ऐसे हैं बैकवर्ड मेंटालिटी वाले, और प्लस लोगों के पास जुगाड़ है ऑफ सेक्स डिटर्मिनेशन टेस्ट, तो ये एक तरीके से कैटलिस्ट की तरह काम करते हैं कि चाइल्ड सेक्स रेशियो इसकी वजह से भी डिक्लाइन हो रहा है। ठीक है। और उसके बाद सम पीपल मे हैव ईजी अवेलेबिलिटी, मतलब ये जो डिक्लाइनिंग चाइल्ड सेक्स रेशियो है ये और ज़्यादा इसको बढ़ावा कैसे मिलता है, इट इज़ फर्दर फैसिलिटेटेड बाय, फर्दर फैसिलिटेटेड का मतलब होता है और ज़्यादा इसको बढ़ावा कैसे मिलता है, थ्रू प्री कंसेप्शन सेक्स सिलेक्शन फैसिलिटीज। ठीक है। और हमारे देश में इसके लिए एक एक्ट भी है, प्री कंसेप्शन एंड प्री नेटल डिटर्मिनेशन ऑफ चाइल्ड सेक्स एबॉर्शन एक्ट। उसको मतलब उसके लिए बेसिकली पेनल्टी लगाना कि अगर कोई डॉक्टर कोई नर्स बेसिकली आपको ये बता दे कि जो सेक्स सिलेक्शन है, या फिर मतलब जो नॉर्मल जो वॉर्म में जो बच्चा है उसका सेक्स क्या है, वेदर इट इज़ अ मेल और अ फीमेल, तो ये सारी फैसिलिटीज़ अगर इस किसी के पास इजी तरीके से अगर अवेलेबल है, ठीक है, तो ये भी एक फैक्टर की तरह काम करता है, कैटलिस्ट की तरह काम करता है, कि जिसकी वजह से चाइल्ड सेक्स रेशियो हमारे देश में डिक्लाइन हो रहा है। ठीक है। अब ये तो हमने प्रमुख कारण जान लिए इसके। ठीक है। कारणों में आपको कोई दिक्कत लगी, ऐसा कोई कॉज, ऐसा कोई फैक्टर जो आपको समझ में ना आया हो, बताओ। क्लियर है सब कुछ? ओके। अब दोस्तों हम बात करते हैं कि इसके परिणाम क्या निकलते हैं, व्हाट आर द कॉन्सिक्वेंसेस ऑफ डिक्लाइनिंग सेक्स रेशियो इन इंडिया। ठीक है। व्हाट आर द वेरियस कॉन्सिक्वेंसेस, व्हाट आर द वेरियस इंपैक्ट्स ऑफ डिक्लाइनिंग सेक्स रेशियो इन इंडिया। सेक्स रेशियो जब डिक्लाइन होता है तो उसका एक डायरेक्ट इंपैक्ट ये निकल कर आता है, इट हैज़ लेड टू शार्प इंक्रीज इन वायलेंस अगेंस्ट वुमेन। क्योंकि ये जो सोच है, ये जो हमने कॉजेज पढ़े, इन सारे कॉजेज में सारी सारी चीज़ों में, मतलब सारे फैक्टर्स में, सारे पॉइंट्स में जो चीज़ कॉमन थी वो थी बहुत सारे परिवारों की एक सोच। ठीक है। कि दे हैव ग्रेटर प्रेफरेंस
फॉर फीमेल्स। तो इसकी वजह से अगर कोई लड़की जिस परिवार के अंदर कोई मेंटेलिटी अगर ऐसी है कि वहाँ पर उनको लड़की नहीं चाहिए थी, लेकिन फिर भी वो लड़की कैसे ना कैसे करके, मतलब मम्मी बहुत ज़्यादा रोई होगी या फिर कोई बहुत ज़्यादा रोया होगा या किसी ने रोका होगा, मतलब मम्मी की साइड के लोगों ने बचा लिया होगा लड़की को मरवाने से, तो अगर वो लड़की बच गई है तो शी विल फेस वॉयलेंस, और ऐसा हो सकता है कि शी विल फेस वॉयलेंस थ्रू आउट हर लाइफ। ठीक है, जब तक वो किसी के घर की डॉटर है, या फिर हो सकता है उसके घर परिवार वाले उस पर कभी ध्यान ही ना दे। अच्छा, ये वॉयलेंस ना ऐसा नहीं होता, आप ये सोच रहे हो कि वॉयलेंस अगेंस्ट वुमेन का मतलब हमेशा होता है कि उनको बेल्टों से मारना, उनके शरीर पर निशान होंगे। मेंटल वॉयलेंस भी तो एक चीज़ होती है जिसको हम साइकोलॉजिकल वॉयलेंस भी कहते हैं। वैसे वॉयलेंस का मतलब यही होता है साइकोलॉजी के अंदर, तो वैसे तो वॉयलेंस का मतलब यही होता है कि अगर आप किसी को फिजिकल तरीके से हार्म करते हो, लेकिन अगर मतलब मान लो घर परिवार के लोग, पिताजी और ताऊजी चाचा कभी लड़की के ऊपर हाथ भी नहीं उठा रहे हैं, तो मेंटल या साइकोलॉजिकल टॉर्चर एटलीस्ट उसको करा जा सकता है। ये भी वॉयलेंस अगेंस्ट विमेन ही है। बंदिशें लगाना, तुम नहीं पढ़ोगी, घर के बाहर नहीं निकलोगी, बालकनी में मत खड़े हो। अब ये चीज़ें इंसान को एक दो बार समझाई जाए तो चलो ठीक है, अब सब लोग गिद्ध बन के ही उसके ऊपर बैठे रहें तो यार एक बार के लिए फिर एक इंसान को भी फील हो जाता है यार मेरी क्या गलती यार, अगर यार मैं एक औरत बनकर एक लड़की बनकर पैदा हुई हूँ तो इसमें मेरी क्या गलती। तो कई लोगों को ये भी मतलब कई लड़कियों को, कई लेडीज़ को, कई फीमेल्स को फिर ये भी लगने लग जाता है यार ये हमारा लड़की होना ही ये एक श्राप है। तो जब वो अपनी लाइफ में खुद प्रेग्नेंट होती हैं तो वो भगवान से दुआ कर रही होती है, भगवान मुझे ना बेटा दे दे, जो मेरे साथ हुआ है ना मैं नहीं चाहती मेरी बेटी के साथ हो, क्योंकि मेरी परिवार की और मेरे ससुराल वालों की भी सोच मेरे को बिल्कुल वही तकियालूसी सोच है जैसे मेरे माँ बाप की थी। अगर उस लड़की ने वॉयलेंस झेला होता है शादी से पहले, और शादी के बाद ससुराल वाले भी ऐसे ही मिले, क्योंकि ये लड़की का बाप फिर ऐसे ही किसी भी ऐरे गहरे नत्थु गहरे परिवार में उसको धकेल कर आ गया। तो फिर यहाँ पर औरतें भी भगवान से विनती करने लग जाती हैं कि यार मेरे को बेटा ही देना। बेटी होना हमारे रीजन में, हमारे स्टेट में, हमारे डिस्ट्रिक्ट में एक बहुत ही ज़्यादा कठिन भरा सफ़र रहता है जीवन का। तो मैं नहीं चाहती कि जितना मैंने भुगत रखा है वो मेरी बेटी भुगत रखे, क्योंकि मैं उसको इंसाफ नहीं दिलवा पाऊंगी अपने इस रीजन के अंदर, अपने इस एरिया के अंदर, अपने घर परिवार के अंदर, क्योंकि मेरे घर परिवार वालों की मेंटेलिटी कभी नहीं बदलने वाली। ऐसे करके ये वॉयलेंस बढ़ जाता है। यहाँ पर वॉयलेंस को हमेशा ऐसे मत सोचना कि किसी का रेप हो रहा है, हैरेसमेंट हो रही है, बेल्टों से मारा जा रहा है, शरीर पर निशान होंगे, मुंह से खून बहेगा। विदाउट टच भी वॉयलेंस अगेंस्ट वुमेन जो होता है वो हो सकता है, वो पनप सकता है थ्रू मेंटल और साइकोलॉजिकल टॉर्चर। और मेंटल और साइकोलॉजिकल टॉर्चर में मतलब क्या होता है कि जब आपके साथ बहुत बार कोई चीज़ आपको बार बार कोई समझाता है ना, जैसे लड़कियों को कैसे उठना है, कैसे बैठना है, क्या पहनना है, क्या खाना है, और वहीं पर वो चीज़ देखती हैं कि मेरे भाइयों को तो ऐसा नहीं समझाया जा रहा है, घर के मर्दों को तो ऐसा नहीं बोला जा रहा है, वो तो आवाराओं की तरह घूम रहे हैं, वो तो ड्रिंक कर रहे हैं, स्मोक कर रहे हैं, यहाँ जा रहे हैं, वहाँ जा रहे हैं, किसी से भी बात कर लेते हैं, उनको मम्मी पापा ने फ़ोन भी दे दिया है, मेरे पास तो फ़ोन भी नहीं है। बहुत सारी ऐसी चीज़ें होती हैं, घर घर की कहानी है। जैसे हम कहते हैं कि मिट्टी मिट्टी के अलग अलग घर के चूल्हे हैं, तो सबकी अलग अलग कहानियाँ होती हैं। लेकिन फिर भी फिर एक लड़की को ये फील होने लग जाता है कि भाई क्योंकि मैं एक लड़की बनकर पैदा हुई हूँ तो मुझे अपनी मर्यादा के अंदर रहना है, और वो मर्यादा मुझे मेरे घर वाले बचपन से समझाते हुए आए हैं, तो वो फिर उसको एक्सेप्ट करना सीख जाती हैं और वो उसी के अकॉर्डिंग चलती रहती है। अब जो उन्होंने फिर अपने घर से एज अ फॉर्म ऑफ लेगेसी सीखा होता है, अगर वो उसी परिवेश के अंदर है और उनकी मेंटेलिटी के अंदर कुछ ज़्यादा फर्क नहीं है, तो वो सेम चीज़ फिर अपनी बच्चियों के साथ करती हैं। ऐसे करते 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 ये चीज़ आगे जनरेशन बाय जनरेशन, साइकिल बाय साइकिल चलती जाती है। इसलिए औरतें और लड़कियां दबा दबा फील करती है। वो तो थैंक्स टू वेरियस कानून जिसने औरतों को कुछ, लड़कियों को कुछ उनके पर दे दिए, ठीक है। अदरवाइज और अब वो चीज़ों का बहुत ज़्यादा मर्द जाति को बहुत ज़्यादा बुरा लगता है। और अभी एक और चीज़ में अभी बुरा लगेगा, आप ये देखोगे जो परचेजिंग ऑफ ब्राइड है, ये कॉन्सेप्ट क्यों होता है। अभी मर्द जो हैं ये चाहते हैं ना कि औरतें पैदा ना हो, समाज ये चाहता है कि लड़कियां पैदा ना हो। तो एक टाइम के बाद जब हर जगह मर्द ही मर्द रह जाएंगे, तो क्या मर्द और मर्द आपस में सेक्स कर करके बच्चा पैदा कर लेंगे क्या? ये दिक्कत होती है। और इसकी वजह से बहुत सारी कंट्रीज
में ऐसा होने लगा है, स्पेशली अभी हमारे इंडिया की तो हम बात कर नहीं सकते, इंडिया की आबादी तो भरपूर है, औरतों से भी भरी हुई, मर्दों से भी भरी हुई, लेकिन बहुत सारी कंट्रीज़ में जहाँ पर ऐसी तकियालुसी सोच एग्जिस्ट करती थी मेडिवल टाइम्स के अंदर, एंशियंट टाइम के अंदर, उन कंट्रीज़ में एक फिनोमेना ये देखा जाता है कि अब औरतों की संख्या बहुत कम हो गई है और मर्दों की संख्या बहुत ज़्यादा हो गई है। तो वो ना भीख मांगते हैं, गिड़गिड़ाते हैं कि हमसे कोई शादी कर ले। और वहाँ पर जैसे स्वयंवर होता था ना, स्वयंवर का मतलब ये होता है कि औरत अपना वर चूज करती है। वो स्वयंवर की प्रक्रिया, उनकी कंट्री में अलग अलग नाम होते होंगे, लेकिन आप स्वयंवर को क्योंकि हमारे देश से रिलेट कर सकते हो, वो स्वयंवर की प्रक्रिया उन देशों के अंदर चलती है कि जहाँ पर एक लड़की फिर चूज करती है कि मुझे कौन से मर्द से शादी करनी है, क्योंकि फॉर वन गर्ल देर आर 14-15 मैन अवेलेबल, दे आर अवेलेबल इन द कंट्री। मतलब वो एक रेशियो है, मतलब मैं ये नहीं कह रहा कि हर लड़की के सामने 15 मर्दों की चॉइस होती है फिर वो एक को चूज करती है। मतलब मैं कह रहा हूँ कि रेशियो ऐसा हो गया उस कंट्री का, इतना बिगड़ गया है कुछ कुछ कंट्रीज का, कि हर 15 मर्दों के लिए सिर्फ एक ही लड़की अवेलेबल है वहां पर। तो आप ही और आपका पुराना ज़माना, प्रीवियस जनरेशन ही तो चाहते थे लड़कियां पैदा ना हो, तो अब वो नहीं हो रही हैं पैदा, अब उनकी संख्या कम हो गई है। आपस में आप लोग शादी करके बच्चे पैदा कर लो सेक्स करके, फिर अब लड़कियों की क्यों नीड है? ये चीज़ है। दूसरा फैक्टर, इंक्रीज्ड वॉयलेंस अगेंस्ट विमेन, मतलब ये पहले वाले पॉइंट का ही कंटिन्यूशन है। इंक्रीज्ड वॉयलेंस अगेंस्ट विमेन, इट हैज़ लेड टू मोर सन प्रेफरेंस। बेटों की चाहत जो है वो फिर बढ़ने लग जाती है और ज़्यादा। अगर मैंने आपको बताया ना ये सारे ऊपर के जो कॉजेज थे, यहाँ पर इन कॉजेज में कॉमन चीज़ है सोच। तो जब ये, जस्ट अ मिनट, जब ये जो सोच होती है ये बहुत ज़्यादा अपनी गहरी जड़ें बना लेती है एक समाज के अंदर, तो ये सोच का परिणाम ये निकल कर आता है कि लोगों को, घर परिवार के लोगों को फिर लड़के जो होते हैं उनकी चाहत होने लग जाती है कि फिर लड़के ही पैदा होने चाहिए। क्योंकि ऐसे परिवार के लोगों में ये देखा गया है, स्पेशली पेरेंट्स में, कि दे फील इट डिफिकल्ट टू कीप विमेन सेफ। अब कई परिवार से ये पूछोगे तो वो ये कहते हैं हम लड़कियों को ना हेट नहीं करते, हमारे घर पे डॉटर अगर हो जाए तो हम उसको प्यार देने की पूरी कोशिश करेंगे, लेकिन फिर भी बेटा हो जाए तो ज़्यादा बेटर रहेगा। तो अगर आप उनसे उनका रिएक्शन पूछोगे ना ऐसा क्यों, वो कहते हैं समाज बहुत ख़राब है और वायलेंस होता है विमेन के अगेंस्ट, और लड़कियों का निकलना बहुत ज़्यादा अनसेफ है, इसलिए हम बाहर भी नहीं भेजते अपने घर की बच्चियों को, बेटियों को, बहुओं को। और फिर अगर हमारी बेटी हो गई तो उसकी सेफ्टी की जिम्मेदारी जो है पूरी जीवन भर हमें लेनी पड़ेगी। छाती में हमारे पूरे जीवन भर धक धक होती रहेगी कि बेटी घर से बाहर निकल रही है ट्यूशन जाने के लिए, कोचिंग जाने के लिए, कॉलेज जाने के लिए, स्कूल जाने के लिए, कुछ अनहोनी ना हो जाए उसके साथ। तो कई लोगों की जो प्रेफरेंस है सन को लेकर वो इस डर की वजह से भी है क्योंकि समाज का माहौल खराब है। ठीक है। अब एक स्टडी कंडक्ट करी गई थी, एक आप इसको एक एनजीओ मान सकते हो, सेंटर फॉर सोशल रिसर्च के द्वारा। ये एक प्राइवेट मतलब बॉडी है, आप चाहो तो उसका नाम याद कर सकते हो, चाहो तो नहीं भी करो तो कोई नुकसान नहीं है, लेकिन ऐसी चीज़ों को कोट करने से आपके आंसर राइटिंग में वजन आ जाता है। तो एक स्टडी कंडक्ट करी गई थी सेंटर फॉर सोशल रिसर्च के द्वारा हरियाणा के अंदर। और जैसे कि मैंने आपको बताया ना कि ये जो सीरियल वगैरह भी, लाडो वगैरह जो बनते थे वो हरियाणा की थीम के बेसिस पे बनते थे। और आपने प्रीवियस लेक्चर में भी मेरे से सुना था कि हमें देखने को मिला था इस टेक्स्ट के अंदर कि हरियाणा के अंदर हमारे देश में अमंग्स ऑल द स्टेट्स सबसे पुअरेस्ट सेक्स रेशियो है। ठीक है। तो और चाइल्ड सेक्स रेशियो भी हरियाणा का सबसे पुअर है। तो एक स्टडी कंडक्ट जो करी गई थी सेंटर फॉर रिसर्च सोशल रिसर्च के द्वारा हरियाणा में, उसने ये देखा कि फियर ऑफ वायलेंस अगेंस्ट विमेन, ठीक है, मतलब घर परिवारों को ये डर है कि लड़की अगर बड़ी होगी तो इसके साथ कुछ भी हो सकता है और इसकी सेफ्टी जो है हमें उस पर बहुत ध्यान देना पड़ेगा। ये एक मेजर कॉज था कि फीमेल फीटिसाइड लोग प्रेफर करते थे। सोच के देखो ज़रा, फीमेल फीटिसाइड को हम एबॉर्शन की फॉर्म में समझ सकते हैं। तो घर परिवारों के जब रिएक्शन लिए गए और हरियाणा में जाकर इस एनजीओ ने जब तहकीकात करी तो उसको ये पता लगा कि लोगों ने गर्भवती महिलाओं के गर्भ में बच्चियों को इसलिए मारा, उनका एबॉर्शन इसलिए करवाया बिकॉज उनको ये डर था कि जब वो पैदा हो जाएंगी तो उनके खिलाफ कुछ ना कुछ सामाजिक अत्याचार हो सकता है, सामाजिक हैरेसमेंट, रेप वगैरह ऐसी चीज़ें, ऐसी घटना हो सकती है और उनकी सेफ्टी की जिम्मेदारी पूरे जीवन भर हमें लेनी पड़ेगी। ये चीज़ है।
Apart from this, there have been increasing cases of polygamy also due to shortage of women. अब इसका जो कॉन्सिक्वेंस है, चाइल्ड सेक्स रेशियो का डिक्लाइन हो रहा है. तो चाइल्ड सेक्स रेशियो मतलब बचपन में ही ये देखा गया है, 0 to 6 ईयर्स में देखा गया है कि बच्चियों की संख्या कम है एज कम्पेयर टू बच्चे. फीमेल जो बच्ची हैं उनकी संख्या कम है एज कम्पेयर टू जो बॉयज़ होते हैं. तो आगे चलकर ऑब्वियस ही बात है कि सोसाइटी के अंदर औरतों के अंदर भी कमी आएगी. तो देयर हैव बीन इंक्रीजिंग केसेस ऑफ पॉलीगैमी ऑल्सो. और यहाँ पर आप ज़रा पॉलीगैमी का मतलब देखो, ठीक है. पॉलीगैमी का ये मतलब होता है, इट इज़ अ कस्टम ऑफ हैविंग मोर देन वन वाइफ और हस्बैंड एट द सेम टाइम. मतलब ये एक जेंडर न्यूट्रल टर्म होती है कि इट इज़ अ कॉन्सेप्ट ऑफ हैविंग मोर देन वन वाइफ. जब आप एक से ज़्यादा बीवियाँ रखते हो या फिर कोई एक लड़की ये चूज़ करे कि उसको एक से ज़्यादा हस्बैंड चाहिए, ठीक है. तो देयर हैव बीन इंक्रीजिंग केसेस ऑफ पॉलीगैमी ड्यू टू शॉर्टेज ऑफ विमेन, ठीक है. एंड देयर आर केसेस ऑफ फोर्सेबल मैरिज ऑफ विडोज ऑल्सो, कि विधवाओं की जबरदस्ती शादी करवा दी गई कि ये अकेले जीवन भर मतलब ये कहाँ पर रहेंगी. या फिर कई लोग जो हैं वो ये चाहते हैं कि यार उनकी मतलब मर्दों की संख्या जो है वो ज़्यादा है, औरतों की मतलब कम है. तो विधवा जो है समाज में रहना एक अगेन एक अत्याचार को बढ़ावा देगा. तो इवन इफ दे आर नॉट रेडी, विडोज आर नॉट रेडी, तो उनकी फोर्सेबल तरीके से शादी करवा दी जाती है, ठीक है. उसके बाद देयर हैज़ बीन केसेस ऑफ कमोडिफिकेशन ऑफ वेमेन एज वेल. औरतों को एक कमोडिटी की तरह उनकी पर्सनैलिटी को पोर्ट्रे करना, ठीक है. मतलब ये चीज़ कमोडिफिकेशन वगैरह ये सब चीज़ें उन सब चीज़ों में आ जाती हैं जब समाज के अंदर सोच ऐसी हो जाती है कि महिलाओं की लोग इज्जत नहीं करते हैं फिर, क्योंकि सोच उनकी ऐसी कि बेटा होना चाहिए, बेटा होना चाहिए, बेटा होना चाहिए. तो औरतों को फिर वो कमोडिटी की तरह ट्रीट करने लग जाते हैं कि वो तो सिर्फ एक बच्चे पैदा करने की मशीन है, उनका तो शरीर से प्लेजर लेने के लिए होता है, औरतें तो फालतू की चीज़ें होती हैं. तो उसको एक कमोडिटी की तरह यूज़ करना. अच्छा, अब कमोडिफिकेशन ऑफ वेमेन वाली सोच कैसे होती है. आप आज के समय पर किसी भी मूवी का नाम ले लो, कोई भी एडवर्टीजमेंट का नाम ले लो. जैसे मैं आपको दिखाता हूँ कमोडिफिकेशन ऑफ वेमेन का कॉन्सेप्ट कैसे काम करता है. मैंने यहाँ पर डाला विमेन साड़ी, ठीक है. मुझे अपनी मम्मी के लिए एक साड़ी लेनी है ऑनलाइन, ओके. मैं साड़ी को सिलेक्ट कर रहा हूँ. आप यहाँ पर जितनी औरतें ये देखोगे, जितनी फीमेल्स आपको यहाँ पर देखने को मिलेंगी, उनका जर्नली स्लिम ट्रिम सा फिगर होगा और सुंदर फेस वाली को मॉडल्स बनाकर कंपनीज बेसिकली यूज करती है. कोई भी आप यहां पर साड़ियों के ब्रांड में जब आप अमेजन पे, फ्लिपकार्ट वगैरह पे जाओगे तो आपको ऐसी तस्वीर देखने को नहीं मिलेगी. 99.99% केसेस में नहीं देखने को मिलेगी. और बल्कि मैं तो इस चीज़ के ऊपर 100% वाउच कर सकता हूं कि आपको ऐसे ये जो हष्ट पुष्ट तंदुरुस्त जो औरतें हैं उनकी फोटोज देखने को नहीं मिलेगी एक अच्छे ब्रांड के ऐड में. तो ये चीज़ एक कमोडिफिकेशन की तरह बेसिकली यूज़ करी जाती है. अब कमोडिफिकेशन में बेसिकली बहुत सारी चीज़ें आ जाती हैं, बहुत सारी तरीकों से कमोडिफिकेशन जो है वो देखी जाती है ना. कि जैसे मान लो कि किसी एक गाने के अंदर औरतों का आइटम सॉन्ग परफॉर्म करवाना, और वो कोई सा भी जो गाना हो, मतलब कोई सी भी जो पिक्चर हो, वो पिक्चर पूरी की पूरी घटिया हो, लेकिन उसके अंदर जो गाना होता है आइटम सॉन्ग, वहाँ पर एक फीमेल की बॉडी को, उसके पोस्चर को, उसके ठुमकों को, उसके शरीर में उसने कितने कम कपड़े पहन रखे हैं, उसको इतना ज़्यादा हाईलाइट करा जाता है, उसकी इतनी ज़्यादा हाइप बना जाती है कि वो मूवी अगर हिट ना भी होने वाली होती है तो वो अपना लॉस रिकवर कर लेती है. अब ये जितने भी पॉपुलर जो चीज़ें होती है हमारे समाज के अंदर, किसी भी बॉलीवुड मूवी को अगर आप देखोगे तो उसके अंदर औरतों को जर्नली कमोडिफिकेशन की तरह, कमोडिटी की तरह, मतलब एक कमोडिटी क्या होता है, एक आइटम, एक वस्तु, एक चीज़,
तो औरतों को चीज़ों की तरह दिखाया जाता है, ठीक है। और आप कोई सी भी चीज़, मतलब आप इमेजिन कर लो किसी की भी, आप चिकनी चमेली सॉन्ग की बात कर लो, ठीक है। तो अब यहाँ पर अगर ये कैटरीना कैफ को पूरा ढका हुआ दिखाया जाता तो ये शायद से सॉन्ग ही हिट नहीं होता, ठीक है। यहाँ पर तमन्ना भाटिया को आज की रात में अगर ढका हुआ दिखाया जाता, या फिर ये एक जगह बैठने वाला गाना होता, या आइटम सॉन्ग नहीं होता, तो ये हिट नहीं होता, ठीक है। धूम 3 में अगेन कैटरीना कैफ को अगर उसके जो बोल्ड मूव्स थे वो अगर नहीं दिखाए जाते तो ये शायद से पिक्चर एकदम बकवास थी, पिक्चर इतनी हिट भी नहीं हुई धूम 1 धूम 2 की तरह, लेकिन फिर भी ये जो है आइटम सॉन्ग की वजह से मतलब लोगों के दिमाग में इसकी हाइप बनी हुई है। जितना धूम 3 को लोगों ने नहीं देखा होगा इवन 1%, उतना ज़्यादा कमली कमली के ऊपर आपको व्यूज़ देखने को मिल जाएंगे, आज की रात के ऊपर आपको व्यूज़ देखने को मिल जाएंगे। चिकनी चमेली, अग्निपथ वॉज नॉट अ गुड मूवी, लेकिन इसके ऊपर आपको व्यूज़ देखने को मिल जाएंगे। तो ये हमेशा एक कोमोडिफिकेशन होती है। आप कोई से भी ऐड की तरफ जाओ, ठीक है। जैसे मैंने यहाँ पर डाला फेस सेरम नॉर्मल, मैं यहाँ पर मैन के लिए डाल रहा, वेमेन के लिए नहीं डाल रहा, लेकिन यहाँ पर औरतों को एक कमोडिटी की तरह जैसे यूज़ कर जा रहा है कि उनका सुंदर चेहरा दिखाना या पतली दुबली औरतें लेना, ठीक है। और जर्नली यानी कि बॉडी पार्ट कहीं ना कहीं रिवील होना ही चाहिए। अब जैसे फेस सेरम का ऐड है तो यार ये नेकलेस होने की यहाँ पर क्या नीड है, या फिर शोल्डर क्यों नहीं ढके हो सकते हैं। फेस सेरम का ऐड ये साड़ी में क्यों नहीं दिखाया जा सकता है। ये दोस्तों क्या होता है मैं आपको बताता हूँ। अब आप कहोगे कि आप इतना इंटेंसली इसके ऊपर क्यों बात कर रहे हो, बिकॉज आई एम अ साइकोलॉजी स्टूडेंट फर्स्ट देन अ टीचर, ठीक है। मैं पहले साइकोलॉजी परस्पेक्टिव से सब कुछ देखता हूँ, क्योंकि मैं अपने आपको साइकोलॉजी का स्टूडेंट पहले मानता हूँ, बाद में टीचर मानता हूँ। ये सब चीज़ें ना कंपनीज की एक मार्केटिंग हाइप होती है इसको दिखाने की, ठीक है। अब जैसे नॉर्मली जो कोई भी जो चीज़ होती है, जैसे अंडर आर्म रोलर्स हो गए, तो एक औरत के, एक लड़की के अंडर आर्म्स में हेयर नहीं हो सकते क्या, वो काले नहीं हो सकते क्या? बिल्कुल हो सकते हैं। बॉडी पार्ट्स के अलग अलग जगह से काले नहीं होते हैं क्या? लेकिन वहीं पर यहाँ पर निविया के ऐड में अनुष्का शर्मा को दिखाना अंडर आर्म्स के लिए कि उसके अंडर आर्म्स इतने गोरे हैं क्योंकि वो निविया ये यूज़ करती है रोलर, तो आपके भी ऐसे हो जाएंगे। अगेन दिस इज द कमोडिफिकेशन, अगेन दिस इज द कमोडिफिकेशन। और कमोडिफिकेशन में मतलब मर्द भी काफ़ी बार दिखाए जाते हैं ताकि कंपनी बैलेंस बनाकर रखे, इस ट्रेंड को कोई कैच ना कर पाए। लेकिन जर्नली ये वाली जो चीज़ें होती हैं ये औरतों के साथ होती है। अब जैसे वीट का ऐड हो गया, ठीक है, वैक्स स्ट्रिप्स हो गई, तो वैक्स स्ट्रिप्स में नॉर्मली ये बताया जा सकता है कि दिस इज अ क्रीम विच विल रिमूव योर हेयर, लेकिन यहाँ पर कपड़े उतारते 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 कुछ सीन, कुछ मंजर आपको ऐसे भी देखने को मिल जाएंगे। डैट वीट के ऐड में जो है वो बिकनी प्रमोशन हो रही है, तो यहाँ पर फोकस लोगों का वीट क्रीम के ऊपर ना आकर इस मोहतरमा के शरीर पर नजरें टिक जाती हैं, बिकॉज ताकि कंपनीज इन सब लेडीज को, अब क्या, अब आप कहोगे लेडीज क्या पागल है क्या यार, लक्ष्मी जब बोलती है ना तो लोग फिर कुछ भी करने को तैयार हो जाते हैं। सिंपल सी बात है, इस चीज़ को कोई चाहे एग्री करे चाहे ना करे। अगर आप अभी ना, अगर आपका परिवार या आप अभी 100 करोड़ के मालिक होते ना, आप यूपीएससी की तैयारी नहीं कर रहे होते। बात कड़वी है लेकिन सच्चाई है। आपके पिताजी के पास अभी अगर 100 करोड़ की संपत्ति होती ना, आप यूपीएससी की तैयारी नहीं कर रहे होते, गारंटी। और ना आपका कभी निकलता। अंबानी का बेटा क्यों नहीं कर लेता यूपीएससी की तैयारी? तो यहां पर क्या है, पैसे के बलबूते पर किसी से कुछ भी करवाया जा सकता है। बात कड़वी है लेकिन वास्तविकता वाली है। तो ये है कमोडिफिकेशन ऑफ वुमेन। अब इसी कमोडिफिकेशन ऑफ वुमेन की जो मैंने आपको छवि दिखाई अभी, ये तो मैंने कंटेम्प्रेरी बात करी, जो कि एक ट्रेंड है, जो कि अब आपको समझ में आने लगेगा जब भी आप कभी कोई ऐसी चीज देखोगे। लेकिन एक ट्रेंड जो है वो पुअर एरियाज में चलता है, जिसके बारे में ना कभी कोई मार्केटिंग होती है ना कभी कोई बात करने वाला है, और ये पुअर एरियाज में चलता है, स्पेशली रूरल एरियाज में जो कि पुअर इलाके हैं, और वो है परचेजिंग ऑफ ब्राइड्स। अब ये क्या होता है परचेजिंग ऑफ ब्राइड्स? इस फिनोमेना को जरा हम समझते हैं। परचेजिंग ऑफ ब्राइड्स का फिनोमेना दोस्तों आप ना कभी भी अपनी स्टेट्स के अंदर नहीं सुनोगे, अपनी जगह में नहीं सुनोगे। आपके घर पे रिया, आकांक्षा, कभी
आपके घर पे किसी दीदी के लिए, आपकी कज़न दीदी के लिए, ताऊ जी की लड़की के लिए, कोई भी हो, चाहे आपके लिए, कभी ऐसा ऑफर आया है कि आपके पापा से वो बोले इतने पैसे ले लो और बदले में हमें अपनी बेटी दे दो? रिवर्स सिचुएशन चलता है ना। अगर शादी का रिश्ता आया भी है कहीं से आपके लिए, तो दहेज देना पड़ेगा। दहेज एक रियलिटी, मतलब वो एक अंडरस्टैंडिंग के ऊपर बेस करता है कि वो लेंगे कि नहीं लेंगे, या फिर उनको आप पसंद आ गए लड़के वालों को तो वो बोलते नहीं हमें तो मतलब बहू नहीं चाहिए, बेटी चाहिए। वो मतलब फालतू की जितनी बातें होती है झूठी झूठी। तो ये सब चीज़ों में दहेज देना पड़ता है लड़की वालों को। मतलब मैं ये बोल रहा हूँ कि पैसे लड़की वालों की साइड से जाते हैं लड़के वालों की तरफ। यहाँ पर उल्टा है, इसलिए मैं कह रहा हूँ कि आप यहाँ पर ऐसी कभी चीज़ सुनोगे नहीं। तो ये चीज़ सुनने को मिलती कहाँ है? पुअर एरियाज में तो है, लेकिन कहाँ पर सुनने को मिलेगी? कैसी सोसाइटीज़ के अंदर? वहाँ पर समाज का स्ट्रक्चर कैसा होगा? समाज का स्ट्रक्चर ऐसा होता है कि बैकग्राउंड में यहाँ पर समाज ने कर दिया होता है कांड बहुत बड़ा। और वो क्या कांड कर दिया होता है? पहले कुछ जनरेशन्स तक उस समाज के लोग क्या करते हैं कि वो ना ये जिसको हम कहते हैं सेक्स सिलेक्टिव अबॉर्शन करवाते रहते हैं कि पता लग गया लड़की पैदा होने वाली है तो फीमेल फीटिसाइड करवा दिया। सेक्स सिलेक्टिव अबॉर्शन या सिलेक्टिव सेक्स अबॉर्शन, कुछ भी आप इसको कह सकते हो। मतलब आप चाहे सेक्स को इधर लिख दो, चाहे सिलेक्शन को इधर लिख दो, कुछ भी कैसे भी करके सिलेक्शन सिलेक्टिव सेक्स अबॉर्शन या सेक्स सिलेक्शन अबॉर्शन ये करवाना, या फिर फीमेल इन्फेंटिसाइड। फीमेल इन्फेंटिसाइड एक समाज के लोग ना बड़े जनरेशन तक ये दो काम करवाते रहते हैं, ये दो कांड करते रहते हैं। एक टाइम ऐसा आता है कि उस समाज के अंदर क्या होता है, फीमेल्स बिल्कुल नाम मात्र के बराबर रह जाती है। मतलब मान लो कि इतनी रह गई हैं फीमेल्स, ठीक है, और वहीं पर उनके कंपैरिजन में जो मर्दों की संख्या उस समाज के अंदर, उस एरिया के अंदर, उस रीजन के अंदर, वो हो गई है 2 गुना, 4 गुना, 10 गुना, 15 गुना, 16 गुना, 25 गुना, बहुत ज़्यादा बढ़ गई है। अब लड़कों के लिए लड़कियां बची ही नहीं है। घर से बाहर निकल रहे हैं मर्द 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 नजर आ रहे हैं, घर के अंदर मर्द 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 नजर आ रहे हैं, बालकनी से देख रहे हैं तो मर्द नजर आ रहे हैं, ऑफिस में जा रहे हैं तो मर्द नजर आ रहे हैं, दुकानों पे मर्द नजर आ रहे हैं, सड़कों पे चलते हुए मर्द नजर आते हैं। लड़कियां हैं ही नहीं। अब जब टाइम आता है कि यार मैं भी अपने लिए कोई पार्टनर ढूंढूं, गर्लफ्रेंड बनाऊं, आगे यार मुझे भी अपनी फैमिली बढ़ानी है, मेरी भी फिजिकल नीड्स हैं, लड़की है कहाँ, क्या करूँ अब मैं? तो यहाँ पर फिर फिनोमेना पैदा होता है परचेजिंग ऑफ ब्राइड्स का। अब परचेजिंग ऑफ ब्राइड को दो नामों से बुलाया जाता है। एक तो इसको कहा जाता है ब्राइड बाइंग, बहू को खरीद कर लेकर आना। अच्छा, यहाँ पर ब्राइड बाइंग का मतलब ये नहीं होता परचेजिंग ऑफ ब्राइड का, या आप ये सोच लो उसको किसी और की घर की बहू है, मैं उसको खरीद कर लेकर आ रहा हूँ, ऑलरेडी वो किसी की बीवी है। मतलब वो लड़की अनमैरिड है, लेकिन हमें अपने घर पर उसको बहू बनाकर लेकर आना है, और हम लड़की के घर वालों से, उसके पिताजी से हाथ जोड़कर विनती कर रहे हैं, भाई साहब आपको दहेज वगैरह कुछ भी नहीं देना पड़ेगा, उल्टा हमसे पैसे ले लो, लेकिन अपनी लड़की हमें दे दो। हमारा लड़का वरना ऐसे ही जो है कि एक दिन किसी लड़के को ही बॉयफ्रेंड बनाकर घर पे ले आएगा। मतलब देयर इज बेसिकली स्केर्सिटी ऑफ विमेन। आकांक्षा इस केस में मेल्स की संख्या मैंने आपको बताई ना, ये 5 गुना, 10 गुना, 25 गुना बहुत ज़्यादा हो गई है, लेकिन देयर इज स्केर्सिटी ऑफ विमेन। तो यहां पर लोगों को ये लगता है कि कैसे ना कैसे कर कर हमें अपने घर पर बहू चाहिए परिवार वगैरह को आगे बढ़ाने के लिए, औरतें क्योंकि बहुत कम है, और डर ये है घर परिवार वालों को कि वो लड़की फिर किसी और के घर ना चली जाए। जैसे मैंने मान लो 50-60 लड़के रह रहे हैं एक जगह पर, मतलब ये सोसाइटी ऐसी बन जाती है, आप कभी देखोगे नहीं अपने आसपास होती है, इसलिए मैं आपको डिटेल तरीके से समझा रहा हूँ ये फिनोमेना वर्क करता कैसे है। और ये सिर्फ भारत के अंदर नहीं होता, भारत के अंदर तो बहुत कम है ये, बहुत मतलब इक्की दुक्की जगह पर हो सकता है, पूरे जीवन भर में कभी आप इसके बारे में ना सुनो ना कभी जानो। वो तो मैं आपको यहाँ पर बता रहा हूँ, यहाँ लिखा हुआ है, इसलिए आपको सुनने को मिल रहा है, ठीक है। दूसरी कंट्रीज में जैसे क्या होता है कि एक गली मोहल्ले में मान लो कि एक लड़की है, 50-50 लड़के हैं। अब वो रंग रूप में कैसी है, सुंदर है कि नहीं है, उसके दांत टेढ़े मेढ़े हैं, आंख टेढ़ी मेढ़ी है, एटीट्यूड कैसा है, वो कोई नहीं देखता। बस उसको ये चाहिए होता है लोगों को कि उसके पिताजी से जाओ
और ऐसे तो देंगे नहीं उसके पिताजी, अब वो कहेंगे हम सोच के बताते, वो बताते, तो उनसे फिर ये बोला जाता है, जैसे दहेज में बोला जाता है ना कि आप बता दीजिए कि आपकी दहेज की कितनी डिमांड है। लड़की का बाप हाथ जोड़ता है, यहाँ पर लड़के के घर वाले हाथ जोड़ते हैं कि भाई साहब कितने पैसे लोगे, लेकिन प्लीज़ अपनी बेटी दे दो हमें। क्योंकि उनको डर ये होता है कि यार वो लड़की फिर किसी और के घर में अगर ब्याह गई, किसी और के घर में अगर उसकी शादी हो गई, तो अब पता नहीं अब कौन से जन्म के अंदर फिर लड़की देखने को मिलेगी हमारे घर पे बहू लाने के लिए और परिवार को आगे बढ़ाने के लिए। इसको दोस्तों हम ब्राइड बाइंग या फिर नॉर्मल टर्म में परचेजिंग ऑफ ब्राइड लिखा हुआ है ना, तो आप इसको यहाँ पर ब्राइड परचेजिंग शब्द से भी, टर्म से भी समझ सकते हो। ओके, तो परचेजिंग ऑफ ब्राइड, जिसको ब्राइड बाइंग या ब्राइड परचेजिंग भी कहा जाता है, ये कल्चरल प्रैक्टिस होती है जहां पर यू प्रोवाइड ईदर मनी लड़की वालों को और प्रॉपर्टी या दूसरी किसी भी फॉर्म की आप वेल्थ देते हो। इन एक्सचेंज, इन रिटर्न यू आस्क फॉर अ ब्राइड, लड़की के घर वालों से, लड़की के घर वालों को ऑफर देकर, मतलब आप ये बोलते हो पैसा ले लो, प्रॉपर्टी ले लो, वेल्थ ले लो, जो चाहिए वो ले लो, लड़की दे दो हमें, ठीक है। और ये चीज़ कभी कभार बहुत सारी कंट्री में देखी जाती है कि किसी बिचौलिए की मदद से करी जाती है। एक उन कंट्रीज में धंधा पता है ये भी चलता है बिचौलियों का, जैसे हमारे यहाँ होता है ना ये justshadi.com, झटपटशादी.com, ये फलाना डिकमा.com। तो यहाँ पर जो मेडिएटर्स होते हैं, चाहे वो ऑनलाइन हो चाहे ऑफलाइन कोई पर्सन हो, वो जाकर पता लगाता है कि भाई उस गली मोहल्ले के अंदर एक लड़की बची है, अब बता दो आप लोग कितनी प्रॉपर्टी, कितना पैसा देने को वो मान रहे हो। तो मैं फिर लड़की के घर वालों से जाकर बात करता हूँ कि अपनी लड़की इस परिवार में सौंप दो, ठीक है। लेकिन क्या ये चीज़ लीगल है हमारे देश में या फिर दूसरी कंट्रीज़ में? तो आंसर है इसका नहीं दोस्तों, ये चीज़ लीगल नहीं मानी जाती है, बिकॉज इसको एक प्रकार की ह्यूमन ट्रैफिकिंग कंसिडर करा जाता है। मतलब ये चीज़ देखो, ये चीज़ हुई बहुत नॉर्मल तरीके से है। यहाँ पर क्या मैंने कोई जोर ज़बरदस्ती करी? अगर मैं किसी की लड़की के घर वालों को कुछ पैसे, कुछ वो ऑफर कर रहा हूँ कि अपनी लड़की हमें दे दो, दहेज भी तो ऐसे कि लीगली माना जाता है। लेकिन यहाँ पर तो इतनी बड़ी टर्म लिख दी गई है इसके लिए कि ये तो ह्यूमन ट्रैफिकिंग है, ये तो मतलब इंसानों को बेचना जो होता है ना बॉर्डर के इधर उधर, ये तो वैसा एक जुर्म है। अब जैसे मैंने यहाँ पर कोई बदतमीजी करी क्या, लड़की के पिताजी के सर पे मैंने कोई पिस्टल रख दी क्या, कि कोई गन रख दी क्या, या लड़की को धमकी दे दी क्या, मेरे से शादी नहीं करोगी तो अगर तुम मेरी नहीं हुई तो मैं तुम्हें किसी और की भी नहीं होने दूंगा। कोई भी ऐसा साइकोलॉजिकल या मेंटल टॉर्चर करा क्या मैंने किसी को, या मेरे घर वालों ने किसी लड़की वालों को? बिल्कुल नहीं। लेकिन फिर भी इसको ह्यूमन ट्रैफिकिंग क्यों कंसिडर करा जाता है? बिकॉज ये ह्यूमन ट्रैफिकिंग की तरह ही है, बस यहाँ पर जोर जबरदस्ती नहीं हो रही है आप, क्योंकि जैसे ह्यूमन ट्रैफिकिंग के अंदर क्या होता है, एक बिचौलिया है, वो कहीं ना कहीं, जैसे आपने बजरंगी भाईजान देखी होगी, वो ट्रैवल एजेंट क्या करता है कि मुन्नी को कोठे पे ले जाता है और फिर उस कोठे वाली से पैसा ले रहा होता है ना। तो वो एक बिचौलिया होता है जो कि उसकी बोली लगा रहा है। तो यहां पर आप लड़की की भी एक तरीके से एक बोली लगा रहे हो। अब ब्राइड मतलब ब्राइड जो डाउरी होता है, ब्राइड के घर वाले जो ग्रूम को देते हैं, लड़की के घर वाले लड़कों को देते हैं, वो भी एक इलीगल चीज़ ही है। दहेज लेना देना दोनों साइड से गलत माना जाता है, सख्त कानून है इसके पीछे। लेकिन यहाँ पर ये जो है इसको ह्यूमन ट्रैफिकिंग कंसिडर करा जाता है, और ये बहुत सारी कंट्रीज में इलीगल प्रैक्टिस भी है। परचेजिंग ऑफ ब्राइड, इट इज़ इलीगल, दिस प्रैक्टिस इज कंसिडर्ड एज इलीगल इन मैनी कंट्रीज, इन मैनी नेशंस ऑफ द वर्ल्ड। ये काफ़ी इलीगल मानी जाती है, और इसको इलीगल इसलिए माना जाता है क्योंकि इस प्रैक्टिस को समझा जाता है दैट दिस इज़ अ फॉर्म ऑफ मॉडर्न स्लेवरी। जैसे पहले के ज़माने के अंदर स्लेव्स की बोली लगती थी ना, कि किसी मर्द या जो महिला स्लेव हैं उनकी बोलियां लगती थी, स्पेशली महिलाओं की, कि जैसे इसको खरीदा जा रहा है, इसमें जैसे बोलियां जैसे ऐसी होती है 1001, 1002, 1003 सोल्ड, ठीक है। ये चीज़ आप वर्ल्ड हिस्ट्री के कॉन्टेक्स्ट में पढ़ते होगे, 9th क्लास की एनसीईआरटी वगैरह के अंदर आपने फ्रेंच रेवोल्यूशन, रशियन रेवोल्यूशन, नाजिज्म वगैरह के अंदर आपने ये मॉडर्न मतलब स्लेवरी सुना होगा। और यूरोपियन प्लांटर्स वगैरह जो थे वो स्लेवरी वगैरह करवाते थे, वो अफ्रीकन और एशियन नेशन से स्लेव्स को खरीद कर अपने प्लांटेशंस पर वर्क करवाने के लिए उनको मजबूर करते थे। ये चीज़ आपने वर्ल्ड हिस्ट्री में नॉर्मल एनसीईआरटीज़ में सुनी होगी।
तो इसको एक मॉडर्न स्लेवरी की फॉर्म मानी जाती है। कुछ और एस्पेक्ट दोस्तों अगर हम इसके बारे में जानें परचेजिंग ऑफ ब्राइड फिनोमिना के बारे में, तो वो क्या होंगे? सबसे पहले तो दोस्तों अगर हम ये जानें कि इसकी ग्लोबल प्रेवलेंस क्या है, ग्लोबली मतलब इसका सिनेरियो क्या है, तो ग्लोबल लेवल पे ये इलीगल है, लेकिन बहुत सारी कंट्रीज़ के अंदर इस चीज़ की जो प्रैक्टिस है वो परजिस्ट करती है, वो एग्जिस्ट करती है, स्पेशली इन वेरियस कंट्रीज ऑफ एशिया। ठीक है, एंड एशिया के अंदर भी अगर हम प्रोमिनेंट नाम की बात करें तो यहाँ पर 3 कंट्रीज़ के नाम आते हैं जहाँ पर ये प्रैक्टिस अक्सर देखी गई है। एक है हमारा देश जो कि किसी बुराई की बात चल रही हो कभी पीछे नहीं रह सकता, फिर है चाइना, और फिर है नॉर्थ कोरिया। और इसके अलावा अफ्रीकन कंट्रीज़ में भी ये चीज़ भारी भरकम मात्रा के अंदर देखी जाती है, अफ्रीकन नेशंस में भी। अब इसका जो मॉडर्न फॉर्म जो आज के सिनेरियो में जो एग्जिस्ट करता है परचेजिंग ऑफ ब्राइड, ये बहुत सालों से एग्जिस्ट कर रहा है, बहुत ज़माने से एग्जिस्ट कर रहा है, लेकिन ये जो इसका मॉडर्न फॉर्म है तो ये एक ना इंडस्ट्री की तरह वर्क कर रहा है। ये एक धंधा बन चुका है बहुत सारी कंट्रीज़ के अंदर, और उस इंडस्ट्री को कहा जाता है मेल ऑर्डर ब्राइड इंडस्ट्री। मेल ऑर्डर ब्राइड इंडस्ट्री। अब ये मेल ऑर्डर ब्राइड इंडस्ट्री क्या है? बहुत सारी कंट्रीज में जहां पर फीमेल्स की किल्लत हो चुकी है, अब उनकी कंट्रीज के अंदर मतलब कहीं पर भी गली मोहल्ले के अंदर किसी दूसरी स्टेट के अंदर कहीं पर भी नहीं है, फीमेल्स बहुत कम अवेलेबल हैं, मर्दों की संख्या बहुत ज़्यादा गुना बढ़ चुकी है। तो अब यहाँ पर लोग क्या करते हैं, डेवलप्ड कंट्री के लोग जो हैं स्पेशली वो डेवलपिंग कंट्रीज की जो फीमेल्स हैं उनको किसी एजेंट के थ्रू, किसी बिचौलिए के थ्रू, किसी दलाल के थ्रू ऑर्डर करवाते हैं कि हमारे पास है लाखों करोड़ों डॉलर्स, लाखों करोड़ों पाउंड्स, लाखों करोड़ों यूरोस, ये उनके मुंह पे फेंको, ठीक है, मेडिएटर के मुंह पे, और उसको बोलो कि जाओ ये पैसे जो हैं वो लड़की वालों को ऑफर करना और मेरे लिए कोई एक अच्छी सी लड़की लाकर दो। ठीक है, फिर अगर हम बात करें ये प्रैक्टिस आज भी कंटिन्यू क्यों है, भले ही हिडन फॉर्म के अंदर है, जैसे आपने भी इसके बारे में इससे पहले कभी सुना नहीं होगा कि ऐसा कोई फिनोमेना चल रहा है, तो ये हिडन फॉर्म में भले ही है, लेकिन ये कंटिन्यू क्यों है, इसके रूट कॉजेज क्या है? अब इसके रूट कॉजेज में सिर्फ ये नहीं आता कि ये मर्दों की वजह से कंटिन्यू हो रही है क्योंकि मर्दों की संख्या ज़्यादा हो गई है, औरतों की संख्या कम है। इसके पीछे बहुत सारे फैक्टर्स रिस्पॉन्सिबल माने जाते हैं, और उनमें से एक प्रोमिनेंट जो फैक्टर है, 3 फैक्टर्स हैं वैसे, एक है स्क्विड सेक्स रेशियोज, यानी कि सेक्स रेशियो इम्बैलेंस है जिन कंट्रीज में, वहां पर ऐसा देखा जाता है। ठीक है, सिलेक्टिव सेक्स अबॉर्शन की वजह से, फीमेल इन्फेंटिसाइड की वजह से, इन सारे फैक्टर्स की वजह से, जैसा कि मैंने आपको बताया, बैकग्राउंड में बहुत जनरेशन बाय जनरेशन लोग कर चुके होते हैं कांड एक कंट्री के। ठीक है, और वो मतलब कांड ऐसा कि लड़कियों की पहले इज्जत करी नहीं, लड़कियां पैदा करवाना प्रेफर करवाया नहीं, घर की औरतों के अबॉर्शन करवाते रहे, लड़कियां पैदा हुई तो उनको पहले मारते रहे। अब क्या होता है, कंट्री के अंदर सिनेरियो ऐसा बन जाता है डैट देयर इज शॉर्टेज ऑफ लोकल ब्राइड्स। गली मोहल्ले के अंदर, रीजन के अंदर, हो सकता है पूरी कंट्री के अंदर महिला अवेलेबल ही नहीं है शादी करने के लिए, मतलब महिलाएं दिखती नहीं है, नाम मात्र के बराबर दिखती है। तो स्क्विड सेक्स रेशियो की वजह से, स्क्विड मतलब होता है कि एक इम्बैलेंस सेक्स रेशियो, और बहुत बड़ा इम्बैलेंस, बहुत बड़ा गैप है सेक्स रेशियो के अंदर। अब जैसा कि मैंने आपको बताया, ये वाली चीज़ हमेशा लड़कों की साइड से, लड़कों के घर वालों की साइड से नहीं होती है, लड़की के घर वालों की साइड की वजह से भी हो सकती है। अगर लड़की के घर वाले
गरीब हैं, ठीक है, पॉवर्टी अगर उनके घर में, तो वो हो सकता है वो मान जाएं टू सेल देयर डॉटर्स, कि बेटी है, कभी ना कभी तो वैसे भी इसकी शादी होनी थी, लड़के वालों के घर जाना था, अब इतना अच्छा पैसा वगैरह मिल रहा है, ठीक है, तो हम जो है इसको बेच देते हैं। अब बेचना ही है ना, अगर ये पैसा और प्रॉपर्टी और ये सब अगर आप रिसीव कर रहे हो तो। और एक लड़के को जो डाउरी दी जाती है, तो डाउरी भी क्या दिखाता है कि लड़के की बोली लग रखी है। अगर लड़के के घर वालों ने किसी लड़की से 10 लाख रुपए, 15 लाख रुपए, 25 लाख रुपए, 1 करोड़ ले रखा है, तो वो लड़के का रेट है ना, यानी कि 1 करोड़ में लड़का बिक गया, है ना। 25 लाख किसी लड़की के घर वाले ने दहेज की फॉर्म में लड़के वालों को दिए, तो 25 लाख एक, 25 लाख 2, 25 लाख 3, बॉय सोल्ड, लड़का बिक गया, ठीक है। ये भी एक ऐसी चीज़ है कि यहाँ पर लड़की बिक गई, और यहाँ पर परिवार वालों की वजह से बिकी है, क्योंकि इम्पोवरिश फैमिलीज़ को, पुअर फैमिलीज़ को ये लगता है कि यार हमें फाइनेंशियल कंपनसेशन अच्छी खासी मिल ही रही है, और अभी अच्छा खासा पैसा पीछे से आ रहा है, खुद भगवान के दरवाजे खुल रखे हैं, लक्ष्मी माँ की कृपा हो रखी है। अदरवाइज हमें जो है वो बर्डन झेलना पड़ेगा, बर्डन ऑफ पेइंग डाउरी। अगर हम खुद से लड़के को ढूंढने जाएंगे तो बर्डन ऑफ पेइंग अ डाउरी हमारे ऊपर होगा। लेकिन इन सब चीज़ों में आप देख पा रहे होगे कि लड़की की ज़िंदगी कैसे तबाह हो रही है। अब लड़का चाहे कैसा भी हो, किसी भी उम्र का हो, वो हो सकता है उसकी बाप का उम्र का हो, लेकिन पैसों के चलते अगर ऐसे देशों में, ऐसे रीजन्स में जहाँ पर ये परचेजिंग ऑफ ब्राइड का फिनोमेना चल रहा है, तो लड़की की तो कोई सुनेगा ही नहीं ना, ठीक है। और एक और फैक्टर इसके पीछे जो आता है, इट इज़ पेट्रियार्कल नॉर्म्स। इट इज़ पेट्रियार्कल नॉर्म्स। पेट्रियार्कल नॉर्म्स का कहने का ये मतलब है, ऐसा एक समाज, ऐसी एक जगह जहाँ पर मर्दों की ज़्यादा चलती है, ठीक है। तो मर्दों की ज़्यादा चलने के अलावा औरतों को, फीमेल्स को, विमेन को समझा जाता है एज फाइनेंशियल बर्डन, कि यार इनको इतने साल पढ़ाओ, लिखाओ, खाना खिलाओ, बादाम खिलाओ, काजू खिलाओ, फिर उसके बाद ये पराए घर चली जाएंगी, और उसके बाद इनकी शादी के लिए हमें दहेज भी देना पड़ेगा। तो ऐसी पेट्रियार्कल नॉर्म सोसाइटी में जहाँ पर एग्जिस्ट करते हैं, जहाँ पर औरतों को बिल्कुल इज्जत दी जाती है, इज्जत नहीं दी जाती है मानसिक रूप से, फाइनेंशियल बर्डन उनको समझा जाता है, या फिर ऐसा समझा जाता है कि कल को इनके साथ हमें शेयर करनी पड़ेगी अपनी पुश्तैनी प्रॉपर्टी, जिसके ऊपर अधिकार हमारे सिर्फ बेटे का होना चाहिए, फिर घर के मर्दों का होना चाहिए। कल को ये भी प्रॉपर्टी मांगेंगी। तो अभी जो है इनकी शादी करवाने के लिए दहेज लगेगा, शादी से पहले ये ठूस ठूस कर यहाँ पर खाएंगी, रहेंगी, और पढ़ाई लिखाई इनकी हम करवाएं, फिर शादी में इनके दहेज भी दें। अभी लगे हाथ पैसा आ रहा है तो वो ज़्यादा अच्छी चीज़ है, आती हुई लक्ष्मी को क्यों ठुकराना। जब ऐसे नॉर्म्स चलते हैं समाज के अंदर, तो ये सब चीज़ें इसकी वजह से पनपती है। अब इसका इम्पैक्ट औरतों के ऊपर ऑब्वियस ही बात है, अलग अलग तरीके से पड़ता है। उनका एक्सप्लॉयटेशन होता है, मेंटल अब्यूज़ होता है, उनकी फ्रीडम चली जाती है, सोशली आइसोलेटेड होकर वो सकता है वो रहें, ठीक है। कि लड़के के घर वाले मतलब लेकर तो चले गए लड़की को, लेकिन ज़रूरी नहीं वो उसको प्यार दे पाएँ, ठीक है। और वो अकेला अकेला फील करे कि मेरे मम्मी पापा ने मुझे बेच दिया एक तरीके से पैसों के चक्कर में, एक बूढ़े आदमी से शादी करवा दी मेरी, जो कि कुछ दिनों का ही सिर्फ एक मेहमान है, ठीक है। तो ये सब चीज़ें औरतों को काफ़ी हद तक प्रभावित करती हैं, जिसकी वजह से औरतों के खिलाफ एक्सप्लॉयटेशन जो होती है उनकी ज़िंदगी में वो बढ़ जाती है। तो आई होप आपको ये वाला जो फिनोमेना है पहली बार सुनने को मिला होगा, लेकिन आपको अच्छी तरीके से, कॉम्प्रिहेंसिव तरीके से समझ में आ गया होगा। अब दोस्तों यहाँ पर जो लास्ट लाइन लिखी हुई ना, ये बड़ी कमाल की, ये बड़ी दिल छूने वाली लाइन है। ये पता नहीं ये यूपीएससी के मेंस के मटेरियल बनाते हुए विजन आईएएस वालों के मन में क्यों आया कि ऐसी लाइन लिखनी चाहिए। पहली लाइन तो बड़ी नॉर्मल है, लास्ट पॉइंट के अंदर 2 लाइनें हैं। इकोनॉमिक कॉन्सिक्वेंसेज डिक्लाइनिंग चाइल्ड सेक्स रेशियो के निकलते हैं कि बहुत सारे ऐसी प्रोडक्टिव पॉपुलेशन हमारी हो सकती है जिसकी भारी भरकम मात्रा है, तो वो मिस है प्रोडक्टिव कामों से। जैसे कि मैंने आपको बताया था कि औरतें जो कि आगे बढ़ चढ़कर
समाज के अंदर योगदान दे सकती हैं, अपना जीडीपी को बढ़ा सकती हैं अगर वो काम करने वाली होंगी, लेकिन उसके लिए औरतों का होना भी तो ज़रूरी है। लिबर्टी वगैरह बाद में मिलेगी, घर से बाहर निकल कर काम करने को मिलेगा, वो एक अलग फैक्टर है। लेकिन पहली बात ये उठती है कि लिबर्टी वगैरह के फैक्टर बाद में आएंगे, पहले उसके लिए औरतों की संख्या, लड़कियों की संख्या होनी भी तो चाहिए। चाइल्ड सेक्स रेशियो अगर डिक्लाइनिंग मोड पर है तो आगे चलकर वो जब बच्चियाँ ही नहीं है पहले, तो आगे चलकर वो औरतें वगैरह कैसे आएंगी जो कि जीडीपी वगैरह के अंदर कंट्रीब्यूट कर सकेंगी। फिर एक बड़ी कमाल की लाइन यहाँ पर लिखी हुई है, जब औरतें नहीं होती है ना तो मर्दों की जो एबिलिटी होती है काम करने की उसके ऊपर प्रभाव पड़ता है। किसी समाज में औरतें ही मिसिंग है, ठीक है, तो मर्दों की जो एबिलिटी है काम करने की, कि यार मेरी लाइफ में भी कोई होता, कोई घर जाता तो मेरा कोई भले ही चाहे चप्पलों से या फिर फूलों से स्वागत करता, लेकिन कोई तो स्वागत करता, कोई दरवाज़ा खोलता, मेरे बच्चे होते, और शाम को जाने के बाद ऑफिस के काम से, बिजनेस के काम से पूरे दिन भर की थकान उतर जाती मेरी, एक प्यारी सी बीवी को देखते हुए, प्यारे से बच्चों को देखते हुए। तो औरतों का ना होना वो मर्दों की एबिलिटी को प्रभावित करता है, जिसकी वजह से मर्दों के ऊपर वर्क प्रेशर काफ़ी ज़्यादा बढ़ जाता है लाइफ में। मर्दों को, मतलब ये मर्दों के पर्सपेक्टिव से लिखा गया, मुझे नहीं पता कि इन्होंने यहाँ पर ऐसा क्यों लाइन लिखी हुई है। ये थोड़ा सा साइकोलॉजिकल और सोशलॉजिकल पर्सपेक्टिव की लाइन है, पर्सनल लाइन है ये, कि मर्दों को मतलब बेसिकली एक कमी एक टाइम पर फील होने लग जाती है कि लाइफ में यार कोई तो होता प्यार करने वाला, कोई होता जिसको अपना हम अपना कह लेते, यारो पास नहीं तो दूर ही होता, लेकिन कोई मेरा अपना, वही वाली बात है। तो गवर्नमेंट हैज़ ट्राइड टू काउंटर द डिक्लाइनिंग सेक्स रेशियो थ्रू इनिशिएटिव्स लाइक बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ एंड थ्रू सुकन्या समृद्धि योजना। सरकार ने ऐसे चाइल्ड सेक्स रेशियो को कंट्रोल करने के लिए, डिक्लाइनिंग चाइल्ड सेक्स रेशियो को कंट्रोल करने के लिए ये सारी योजनाएं चला रखी हैं। इन योजनाओं के बारे में हम आगे चलकर डिटेल में पढ़ेंगे। इनके सिर्फ नाम लेने से कुछ काम नहीं बनेगा, लेकिन क्योंकि मेंस का डॉक्यूमेंट है तो मेंस में योजनाओं को एक्सप्लेन नहीं करना होता है। बहुत कुछ प्रोमिनेंट योजनाएं होती हैं, उसके बारे में कभी कभार एक क्वेश्चन आ जाता है, लोग फिर उसको बदनाम करते हैं, करंट अफेयर का क्वेश्चन होता है, लेकिन वो करंट अफेयर का ना होकर वो एक फ्लैगशिप स्कीम होती है सरकार की। फ्लैगशिप मतलब जो सुर्खियों में बहुत ज़्यादा है, जिसके बारे में आपको पता होना चाहिए, और वो स्टैटिक बन जाती है। जैसे मनरेगा है, अब मनरेगा को आप करंट अफेयर थोड़ी ना कहोगे कि 100 दिन के लिए जो रोज़गार मिलता है, वो एक फ्लैगशिप प्रोग्राम है सरकार का, ठीक है। तो ये सारी योजनाओं के बारे में पढ़ेंगे जो कि हमारी प्रीलिम्स में भी हेल्प करेंगी, योजनाएं मेंस में भी हेल्प करेंगी। लेकिन मेंस में सिर्फ आपको इनके नाम कोड करने होते हैं, क्योंकि ना ही आपके पास पेजेस की इतनी जगह होती है, ना ही इतना टाइम होता है, ना ही इतना स्कोप होता है, ठीक है। तो ये हमने कॉम्प्रिहेंसिव तरीके से दोस्तों एक बॉक्स को कंप्लीट करा, डिक्लाइनिंग चाइल्ड सेक्स रेशियो। अब आप इसके ऊपर कोई सा भी मेंस का कभी भी क्वेश्चन आए तो बहुत बेहतरीन एनालिसिस विद गुड एग्जांपल्स लाइक कमोडिफिकेशन ऑफ वुमेन वगैरह, समाज के अंदर मर्दों की, घर परिवार वालों की सोच, यूजिंग दीज टर्म्स, परचेजिंग ऑफ राइट्स, आप ये सब कुछ कर सकते हो। हरियाणा की केस स्टडी, लाडो का सीरियल का एग्जाम्पल देना, आप ऐसे एग्जाम्पल्स को यूज़ कर सकते हो। ये मैं आपको कोई मजे के लिए नहीं दिखा रहा था। ये जो वीट का एडवर्टीजमेंट के बारे में मैंने आपको बात बताई, या फिर ये अनुष्का शर्मा वाली बात बताई, फेस सीरम वाली बात बताई, लिखना कैसे वो मैं आपको बता दूंगा। लेकिन ये आइटम सॉन्ग्स लाइक चिकनी चमेली, और कभी भी साड़ीज़ के ऐड में या फिर किसी भी कपड़ों के ऐड में, जीन्स के ऐड में कभी भी कोई मोटी औरत को नहीं लिया जाता है। ये सब चीज़ों का आप बहुत अच्छा उपयोग कर सकते हो, जितना आंसर में रियल रहोगे, रियलिस्टिक रहोगे। क्योंकि यार ये डॉक्यूमेंट क्या सिर्फ मेरे पास है, क्या सिर्फ आपके पास है, और लोगों के पास नहीं होगा क्या? टेलीग्राम पे तो भरमार लगी रहती है डॉक्यूमेंट की। रट्टू तो होते तो उसको 2 मिनट में रट लेंगे, लेकिन फिर उनका एग्जाम क्यों नहीं क्लियर हो रहा है? वो प्रीलिम्स निकाल भी लेते हैं, मेंस क्यों नहीं क्लियर होता है हर किसी का? क्योंकि वो यूनिकनेस नहीं है आंसर के अंदर। रटा रटाया जो लाइनें हैं, जो एग्जाम्पल्स हैं, सब लोग वो यूज़ कर रहे हैं। आपको ये वाले एग्जाम्पल्स मैं इसलिए बताता हूँ, आपका टाइम वेस्ट करने के लिए नहीं, ताकि आपका दिमाग खुले और आप रट्टू तोता ना बनो और आप रियलिस्टिक एग्जाम्पल लिख सको, आपको कनेक्शंस आपके अंदर बने, ठीक है। मीन्स क्योंकि रटने से नहीं निकलता। अब जैसे आप ये एनालिसिस जान गए कि तो किसके अंदर फैक्ट है कि चाइल्ड सेक्स रेशियो 0 to 6 ईयर्स कंसिडर करा गया था साल 2011 के सेंसस में। अब ये चीज़ है जो आपको याद रखनी चाहिए। सेंसस 2011 ये बताता है 2001 में पिक्चर बेटर थी, 2011 में पिक्चर बिगड़ गई। ये चीज़ है याद रखने वाली। लेकिन बाकी सब आप अपने मन से बनाकर अच्छे वर्ड्स में, शॉर्ट में, क्रिस्प मैनर में लिख सकते हो, और एग्जाम्पल हमेशा ऐसे रियलिस्टिक ही दिया करो, ठीक है। तो इस डिस्कशन में दोस्तों फिलहाल इतना ही। थैंक यू वेरी मच फॉर डिस्कशन।